आपको एक नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जी का और आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो याद रखेंगे कि अगर जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोसेंट ग्रुप भी या कोसेंट सब ग्रुप भी एक साइक्लिक होगा। अगर जी साइक्लिक है और ये भी याद रखेंगे कि साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबिलियन होते हैं, तो जी ओवर एन एक आपका कोसेंट ग्रुप है, ये भी साइक्लिक होगा और साइक्लिक होगा तो ये अबिलियन होगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अब आप क्योंकि इसमें से एक ही ट्रू है तो अदर ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल ग्रुप की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है जी एन जी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए सब ग्रुप को एन को। ये ट्रू होना चाहिए सभी जी के लिए जो कि ग्रुप से आते हैं और एन जो है सब ग्रुप से आता है। जेड अपॉन एन जेड ये आइसोमॉर्फिक होता है जेड एन के। इस कंसेप्ट को अगर हम यूज करते हैं तो ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो जाता है, क्योंकि कहा है कि जी एक इनफाइनाइट ग्रुप है। अगर एक इनफाइनाइट ग्रुप है तो हम जेड कंसीडर कर लेते हैं उसका कोसेंट ग्रुप, यानी कि सबसे पहले कोसेंट ग्रुप के लिए इसका नॉर्मल सब ग्रुप हमें लेना होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है एन जेड। और जेड ओवर एन जेड ये जो आइसोमॉर्फिक होता है ये जेड एन के होता है और जेड एन आपका फाइनाइट होता है। लेकिन यहाँ पर कहा था कि जो कोसेंट ग्रुप है वो आपका इनफाइनाइट ग्रुप होगा, इसलिए ऑप्शन ए भी आपका फॉल्स है। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. यहाँ पर हमें वाई एक्स एक सोल्यूशन दे रखा है, जो दे रखा है यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस वी एक्स कोस एक्स। ये एक सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू सेक एक्स। राइट हैंड साइड जो है आपके जीरो नहीं है, इसलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले ये जो है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका जो जनरल फॉर्मेट होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होता है, ए नॉट एक्स डी टू या डबल वाई डबल प्राइम एक्स प्लस ए वन एक्स वाई प्राइम प्लस ए थ्री एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। इस तरह से हमारा ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर राइट हैंड साइड भी है तो इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स। इस केस में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम प्लस वाई इक्वल्स टू सेक एक्स, इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो मैं इसके लिए d ओवर डी एक्स को कैपिटल D से यूज करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर प्लस वन आउटसाइड y इक्वल्स टू सेक एक्स। अगर इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ m स्क्वेयर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पर m के जो रूट होंगे वो होंगे प्लस माइनस आयोटा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्योरली कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी है। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है सी एफ वो क्या होगा, सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। आप ये जो आए हैं इसको आप कैपिटल यू एक्स बोल दीजिए और इसको आप कैपिटल वी बोल दीजिए। स्मॉल यू और वी हमने इसलिए यूज नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन में यूज कर रखे हैं यू और वी, इसलिए मैंने कैपिटल यूज किए हैं। तो यहाँ पर अगर हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का स्ट्रक्चर क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का स्ट्रक्चर होगा u एफ एक्स प्लस वी जी एक्स। और यहाँ जो एफ एक्स और जी एक्स यूज हुए हैं वो कैसे हम लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस वी, ये राइट हैंड साइड अपॉन डब्लू, डब्लू यहाँ पर रॉन्स्कियन है और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जी एक्स को मैं लिख सकता हूँ यू आर अपॉन डब्लू डी एक्स। तो इस तरह से हम एफ एक्स और जी एक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका रॉन्स्कियन चाहिए, तो
क्योंकि हमने u और v ले रखे हैं तो इसका रॉन्स्कियन w क्या हो जाएगा, यानी कि कैपिटल U v u प्राइम और v प्राइम, ये हमारा रॉन्स्कियन हो जाएगा। और रॉन्स्कियन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कोस x साइन x माइनस साइन x कोस x, और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू होता है 1, यानी कि रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 आ गई है। तो यहाँ पर जो दोनों केस में डिनोमिनेटर हैं वो 1 हो जाएंगे। अब हम fx और gx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। अब fx की जो वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि v का वैल्यू है हमारे पास साइन x और राइट हैंड साइड है हमारे पास सेक x। सेक x को आपने लिखा 1 अपॉन कोस x, और नेगेटिव आउटसाइड लिया हमने, इसको dx यूज करेंगे। यहाँ पर इसका सब्सटीट्यूशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये ln, और क्योंकि ln हमेशा पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है इसलिए मैंने मोड यूज किया, कोस x, ये हमारा इसका होगा। और आप इसके आउटसाइड माइनस भी यूज कर सकते हैं, तो माइनस ln कोस x, और gx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, u का वैल्यू यहाँ पर है कोस x और अपॉन कोस x, क्योंकि ये सेक x दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो gx का वैल्यू आपके पास आ जाएगा x। अब हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या था, u एफ एक्स प्लस वी जी एक्स, और यहाँ पर u और v की वैल्यू आपको पता ही है, कोस x और एफ एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है नेगेटिव, इसको लिखा मैंने ln मॉड कोस x, v यहाँ पर रहेगा आपका साइन x और gx की वैल्यू x साइन x। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ प्लस पी आई, ये दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन वाई एक्स को मैं लिख सकता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारे पास सी वन कोस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, और पर्टिकुलर इंटीग्रल है हमारे पास कोस एक्स माइनस ऑफ ln मॉड कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। लेकिन जो हमें सोल्यूशन दे रखा था क्वेश्चन में, वो सोल्यूशन क्या है, वो हमें निकालना था ux, जो इसमें यूज हुआ है ux साइन x, इसमें ux की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि साइन x के कॉफिशिएंट एक तो आपका यहाँ पर है और एक आपका लास्ट टर्म में है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, c2 प्लस एक्स, और साइन एक्स एज ए मैंने कॉमन ले लिया, अदर टर्म्स आपकी सेम रही, तो ये मेरा वाई एक्स हुआ। लेकिन मुझे तो सिर्फ साइन एक्स का कॉफिशिएंट चाहिए था जिसको मैं यू एक्स कह सकता हूँ। तो यू एक्स जो है यहाँ पर c2 प्लस एक्स होगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन में c2 एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कैपिटल C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो c प्लस एक्स, आपका c प्लस एक्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नॉन जीरो रियल नंबर्स दे रखे हैं ए बी सी डी, और ये डिस्टिंक्ट भी हैं, और साथ में एक कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी। एक मैट्रिक्स गिवन है और हमें इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हमें कैर इक्वेशन चाहिए होगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके लिए हमें ट्रेस और डिटर्मिनेंट चाहिए। इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो होगा ए प्लस डी प्लस जीरो, यानी कि a प्लस डी होगा, और डिटर्मिनेंट हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स A है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम लिख सकते हैं a इंटू वन माइनस बी इंटू माइनस वन प्लस वन सी माइनस डी। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और गिवन कंडीशन को यूज कर लीजिए यहाँ पर a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, यानी कि डिटर्मिनेंट आपका जीरो। डिटर्मिनेंट जीरो आ गया है, इसका मतलब हुआ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स की वो आपकी
0 होगी। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। वो लिखने के लिए सबसे पहले हम इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस ट्रेस, ट्रेस क्या है इसका a प्लस डी इंटू एक्स प्लस डायगनल एलिमेंट्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी कि 1 प्लस -1 प्लस ए डी माइनस बी सी आउटसाइड x, फिर माइनस डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट इसका 0 है तो उसको लिखे या मत लिखे, ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस ए डी माइनस बी सी आउटसाइड x इक्वल्स टू 0, और मैं यहाँ से x एज ए कॉमन ले सकता हूँ, तो x ये होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस डी एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी equals to 0. It means x equals to 0 और x square minus a plus d x plus a d माइनस बी सी। अब आप गिवन ऑप्शन में यहाँ पर x की जगह पुट कीजिए, यानी कि एक बार आप पुट करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि ए प्लस सी, सेकेंड टाइम अगर ये 0 देता है तो सही है, नहीं तो फिर पुट करेंगे ए प्लस बी, और इसी तरह आप चारों ऑप्शंस पुट करके देखेंगे तो आपको करेक्ट ऑप्शन बी मिलेगा। एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दे रखी है और x1 की जो टर्म है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि वो बड़ी है पाई प्लस रूट टू से। अगर हम रूट टू की वैल्यू रखते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि इरेशनल नंबर होता है, 1.414 होता है। इसका मतलब है x1 आपका ग्रेटर देन होगा, अगर हम इसको 1.5 कंसिडर कर लेते हैं तो पाई प्लस 1.5, x1 इससे बड़ा है मान लेते हैं, और x2 जो है वो क्या होगा, x2 होगा हमारे पास पाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x1, यानी कि पाई प्लस 1.5 माइनस पाई, और ये स्क्वायर रूट के इनसाइड था, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। 1.5 का जो स्क्वायर रूट होगा वो अप्रॉक्सीमेट आपका 0.9 के अराउंड होगा, यानी कि आप इसको 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 1। x2 जो आपका ग्रेटर है पाई प्लस 1 है, x1 आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो x1 आपका एक, क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 3.14 अराउंड, तो ये जो है आपका लगभग 4 से बड़ा है। x2 जो है वो आपका लगभग 3.5 से, यानी कि 3.5 से बड़ा है, इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो xn आपका और भी डिक्रीज होगा, और यहाँ पर आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि सभी टर्म में पाई होगा, यानी कि इसकी जो लिमिट है अराउंड पाई होगी, अराउंड पाई होगी। अब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है लिमिट की वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि लिमिट तो यूनिक होगा। यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट किसी दो नंबर ए और बी के बीच में लाई कर रही है तो उसकी लिमिट भी इन्हीं दो नंबर के बीच में लाई करेगी। इस कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो हमें इतना तो पता चल गया है कि पाई के आसपास ही इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा। तो हम मान लेते हैं कि सीक्वेंस का लिमिट L है। अगर सीक्वेंस का लिमिट L है तो एक्स एन प्लस वन इक्वल्स टू पाई प्लस स्क्वेयर रूट एक्स एन माइनस पाई। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू पाई प्लस स्क्वेयर रूट L माइनस पाई। मैं इस वाले पाई को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा L माइनस पाई इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट L माइनस पाई, और अब मैं दोनों साइड इसको स्क्वायर कर देता हूँ, L माइनस पाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू L माइनस पाई। ये इम्प्लाई करेगा अगर मैं L माइनस पाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं और फिर इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये होगा L माइनस पाई माइनस वन इक्वल्स टू 0। अब क्या तो लिमिट आपकी L इक्वल्स टू पाई होगी या L इक्वल्स टू पाई प्लस वन होगी, क्योंकि हमेशा आपकी जो सीक्वेंस की टर्म है वो
पाई प्लस 1 के अराउंड उससे सारी की सारी टर्म्स लगभग बड़ी आ रही हैं। एक x3 निकालो, x4 निकालो, तो आप देखेंगे यहाँ पर कभी भी पाई के अराउंड नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू आएगा ही आएगा कुछ, और वो वैल्यू 1 के अराउंड होगा, तो पाई प्लस 1 इसकी लिमिट हो जाएगी, ना कि पाई होगा। और क्योंकि लिमिट यूनिक होती है तो अदर ऑप्शंस आपके वैसे डिस्कार्ड हो जाएंगे। यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है। पोर्शन ऑफ सॉलिड सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, और ये बाउंडेड है z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो है एक्स वाई प्लेन से। अब यहाँ पर अगर हम इसका सिलेंड्रिकल नेचर देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा सिलेंडर, और ये होगा इसका अपर सरफेस। वॉल्यूम हमें निकालना है, तो यानी कि जेड डी ए ये फाइंड आउट करना होगा, और ये है हमारे पास जो सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2, ये हमारा सरफेस हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम z की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। जब भी आपको इंटीग्रेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपीयर होता है, वहाँ पर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसको चेंज कर दीजिए। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें इसको चेंज करना है तो हमें सब्सटीट्यूशन यूज करना होगा, x इक्वल्स टू आर कोस थीटा और y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। यहाँ पर जो r का वैल्यू है वो √2 रहेगा, क्योंकि इस सिलेंडर का रेडियस √2 है, और थीटा 0 से 2 पाई रहेगा, 0 to 2 पाई। अब हमें इसकी लिमिट पता है तो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर लेते हैं। r एंड थीटा, तो जो थीटा की लिमिट है वो 0 से 2 पाई, और r की जो लिमिट है वो 0 से √2 आर स्क्वेयर, और इसका जैकोबियन आर डी थीटा, इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आर क्यूब डी थीटा। आर की लिमिट है 0 से √2 और थीटा की 0 से 2 पाई। क्योंकि आर और थीटा यहाँ पर एक तरह से इंडिपेंडेंट है, तो ये आर का इंटीग्रेशन आएगा r⁴/4, और इसकी जो लिमिट है 0 से √2 और थीटा की रहेगी 0 से 2 पाई। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो थीटा है वो आ जाएगा आपका 2 पाई, और यहाँ से इसका मिलेगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपको 2 पाई मिलेगा, और 2 पाई हमारा ऑप्शन बी है, ये करेक्ट होगा। हमें एक फंक्शन f दे रखा है जो रियल सेट से रियल सेट पर डिफाइन है, और ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, साथ ही साथ हमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है f0 इक्वल्स टू 0, और फंक्शन सभी x के लिए इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, यानी कि f प्राइम x वो 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू होगी 0 से इन्फिनिटी के लिए, तो इस इनइक्वालिटी को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, तो अगर मेरा कोई वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इस इंटरवल से आ रहा है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 0 से t dt लेस देन 0 से t f प्राइम x dt लेस देन 2 0 से t dt, और ये हो जाएगा t लेस देन एफ टी लेस देन 2t, और t मुझे आ रहा था 0 से इन्फिनिटी से 0 टू इन्फिनिटी। अगर t इससे आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन आपका राइट बाउंड नहीं है, यानी कि अनबाउंडेड है। ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। फंक्शन अगर पीरियोडिक होता है तो वो किसी न किसी वैल्यू से बाउंड होता है, तभी वो अपनी वैल्यूज रिपीट कर सकता है। रिपीट तभी करेगा जब कुछ सर्टेन वैल्यू के बाद फंक्शन रिपीटेशन करने लगे, तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं हो सकता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्योंकि t आपका 0 से इन्फिनिटी से आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू हमेशा t से बड़ी है, यानी कि कभी भी f
इंटू एफ बी लेस देन 0, ये वाली कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, यानी कि कोई ऐसा आपके पास सी एग्जिस्ट नहीं करेगा कि एफ सी इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पर रोंग हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ओनली ए। में एक डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 दे रखी है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल कर्व निकालना है जो कि 0 0 और अल्फा कॉमा 1 से पास हो रहा हो। तो अगर मुझे इंटीग्रल कर्व यानी कि सॉल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखता हूँ 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, और इस तरह लिखने पर मैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड या कोई और मेथड नहीं लगा पाऊंगा। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मुझे इस तरह से दिख रही है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हो जाएगा ई रेज टू द पावर इंटीग्रल साइन पी वाई डी वाई। यहाँ से हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा और फिर हम इसका इजीली सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने लिखा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई, और यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका ई रेज टू द पावर y हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन होगा इसका x इंटू ई रेज टू द पावर y इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर y इंटू y, और इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y प्लस सी, ये इसका सोल्यूशन होगा। और इसमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x ई रेज टू द पावर y इक्वल्स टू y e रेज टू द पावर y माइनस ई रेज टू द पावर y प्लस सी, और इसको अब मैं 0 0 से पास कराता हूँ तो 0 0 से पास कराने पर ये मुझे क्या मिलेगा 0 इक्वल्स टू 0 माइनस 1 प्लस सी, यहाँ से c का वैल्यू मुझको 1 मिल जाता है। ये c का वैल्यू 1 मैं इसमें यूज करता हूँ तो ये x e रेज टू द पावर y इक्वल्स टू y e रेज टू द पावर y माइनस e रेज टू द पावर y प्लस 1। अब ये मेरा सोल्यूशन आ गया है, लेकिन ये सोल्यूशन अल्फा कॉमा 1 से भी पास होता है, तो यहाँ से मैं इसमें पुट कर देता हूँ x की जगह अल्फा और y की जगह 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा अल्फा ई रेज टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1 ई रेज टू द पावर 1 माइनस ई रेज टू द पावर 1 प्लस 1, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फा का जो वैल्यू है मुझे 1 अपॉन ई यानी कि ई इनवर्स मिल गया, और जो कि ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो। यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x वाई स्क्वेयर प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y क्यूब। और अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, और फिर मैं उसको x रेज टू द पावर एल्फा प्लस x रेज टू द पावर एल्फा इंटू वाई रेज टू द पावर बीटा, अगर मैं मान लेता हूँ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कराने पर मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो न्यू m1 और n1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी उसको मैं लिख लेता हूँ। तो m1 होगा हमारे पास 2x रेज टू द पावर एल्फा प्लस 1 y रेज टू द पावर बीटा प्लस 2 प्लस x रेज टू द पावर एल्फा y रेज टू द पावर बीटा प्लस 1, और n1 का वैल्यू होगा माइनस x रेज टू द पावर एल्फा प्लस 1 y रेज टू द पावर बीटा प्लस 2x रेज टू द पावर एल्फा y रेज टू द पावर बीटा प्लस 3। अब क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n1 विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हमें क्या देता है यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बीटा प्लस 2 एक्स रेज टू द पावर एल्फा प्लस 1 वाई रेज टू द पावर बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर एल्फा वाई रेज टू द पावर बीटा इक्वल्स टू होगा माइनस एल्फा प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर एल्फा
y raised to the power beta plus 2 times alpha x raised to the power alpha minus 1 into y raised to the power beta plus 3। और यहाँ से मैं अगर x रेज टू द पावर अल्फा y रेज टू द पावर बीटा के कोफिशिएंट अगर कंपेयर कराता हूँ तो मुझे मिलेगा बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस 1। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2। गिवन ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें x इन्वॉल्व नहीं है और हमने जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर माना था x रेज टू द पावर अल्फा y रेज टू द पावर बीटा माना था। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि x प्रेजेंट नहीं है गिवन ऑप्शन में। तो उस तरह से बीटा का वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगा व्हेन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हो गया है x रेज टू द पावर 0 y रेज टू द पावर -2 इक्वल्स टू 1/y स्क्वायर। और 1/y स्क्वायर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।